A very good morning to all the students of class 10th. This is the lecture number 2nd for the chapter periodic classification of elements. तो जो भी मैंने topics previous lecture में पढ़ाए हैं आप उसको practice करिए. So take your copy and pen and then start studying. So you can see here the periodic table of elements. You can see these numbers are written on the top. You can see here 1 or it is written 1A, 2 or 2A like these. You can, if you move on for the P block elements, this is 13 or 3A, you can see 14 or 4A, 15 or 5 and so on. And in between S block and P block element, D block elements are there. S block जो कि extremely left hand side होता है periodic table के, और P block जो कि extremely right hand side होता है periodic table के, उसके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है जो यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. सो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखो तो यहाँ पे दिया है 3 और 3B, 4 और 4B, 5 और 5B, 6 और 6B, 7 और 7B. It is the 8th. You can see here in Roman, then first B and second B. So ये जो सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं जो भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, वो उनके ग्रुप नंबर को दिखा रहे. These are telling the group number. So in today's lecture you are going to discuss about a particular element. That particular element is there and how you are going to find out the group and period. कोई भी element दिया रहेगा और उसका आपको group और period पता करना है. Group मतलब जो ये आपका इस तरीके से आप कह सकते हो कि it is vertical columns. ओके और जो पीरियड है हॉरिजॉन्टली पीरियड होता है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकेंड पीरियड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ पीरियड, दिस इज द फिफ्थ पीरियड. यू कैन सी हियर दिस इज द सिक्स्थ पीरियड एंड दिस इज द सेवेंथ पीरियड विच इज स्टिल इनकम्प्लीट. अभी बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज, अभी डिस्कवरी अभी 7th पीरियड में बची है. सो टेक योर कॉपी एंड पेन स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग. So students, let us see that how you are going to find out the position of elements in the periodic table. किसी भी एलिमेंट का क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में आप कैसे पता करोगे. तो आपको पता है कि पीरियड्स जो होते हैं दे आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड ग्रुप as वर्टिकल कॉलम्स. सो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड पता करना है तो दैट रिप्रेजेंट, वो कैसे पता करोगे आप. पीरियड को पता करने के लिए आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने नंबर ऑफ शेल्स इन्वॉल्व्ड हैं. ओके, नंबर ऑफ शेल्स आपने पढ़ा है KLMN, यू कैन सी. सो आप ये देखोगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, अगर सपोज करो आप 2 शेल इन्वॉल्व हो रहा है, सपोज मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रही हूँ. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. सो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे देन इट विल बी 2 and 6. So how many shells are there? Only 2 shells are involved. K और Le shell तो involved हो रहा है. So oxygen का जो period हो जाएगा वो हो जाएगा second. Okay? Then how you are going to find out the group of particular element? आप group कैसे पता करोगे? Group देखने के लिए आप देखोगे कि उस particular element के outermost shell में कितने valence electrons हैं. Okay? उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होंगे दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर. सो ऑक्सीजन का अगर आप एग्जांपल लो तो फर्स्ट शेल में 2 है दैट इज के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सेकेंड शेल में L है दैट इज L शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ऑक्सीजन का ग्रुप जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. सो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप निकाल सकते हो. पीरियड कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे और देखोगे कितने नंबर ऑफ शेल्स इन्वॉल्व्ड हैं. ओके, और ग्रुप आप कैसे देखोगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस तरह से आप ग्रुप निकालोगे. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वैलेंसी. आपने बहुत बार पढ़ा है वैलेंसी मतलब संयोजकता. ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्ट्स और डोनेट्स. आपको पता है कि मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे. इनके आउटर मोस्ट शेल में
एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, मेटल्स में, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और कैटायन में यानी धनायन में परिवर्तित हो जाएंगे। और एनायंस के लिए क्या आपने पढ़ा है कि एनायंस हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। ओके, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनायन में या ऋणायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैलेंसी या संयोजकता जो होती है वही नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि नॉन मेटल के केस में होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से डोनेट कर रहा है, जो कि मेटल के केस में होता है। सो ये आप देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। आप वैलेंसी कैसे पता करोगे, अगर नॉन मेटल की वैलेंसी आपको पता करनी है, दैट इज अधातु की अगर आपको संयोजकता पता करनी है, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, उनके बाह्यतम कक्ष में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो नॉन मेटल्स का आपको वैलेंसी या संयोजकता पता चल जाएगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ मेटल्स वैलेंसी, धातु की संयोजकता आप कैसे पता करोगे, वो जस्ट इक्वल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के, या इनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 1, 2 और 3। ओके, तो उस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके मेटल की वैलेंसी यानी संयोजकता आप पता कर सकते हो। अभी आपने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स का वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला था 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आधातु का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ओके, अगर आप ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल लो तो एटॉमिक नंबर 8 है, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो 2 और 6 है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर कोई भी मेटल होगा तो उसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर कोई भी नॉन मेटल होगा तो उसके बाह्यतम कक्ष या आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उतने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऑक्सीजन के केस में आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले, तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्टेबिलिटी को अटेन कर लेता है, वो स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। तो नॉन मेटल्स के साथ क्यों ऐसा होता है कि बिकॉज नॉन मेटल्स या अधातु हमेशा जितने भी उनकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उनको ही एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है। सो ये आपको नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको ऑलरेडी पता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय 2n स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है। तो लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स, दे आर वेरी सिंपल। आपको पोजिशन पता करना है। मैंने 4 एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, यहाँ मैंने 2 सॉल्व किए हैं, बाकी आप 2 अपने आप सॉल्व करना। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड कैल्शियम। आपको इसके ग्रुप और पीरियड को बताना है। तो लेट अस रिवाइज अगेन कि ग्रुप आप हमेशा कैसे निकालोगे, ग्रुप जो है आप देखोगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज ग्रुप नंबर इज डायरेक्टली इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड पीरियड के लिए आप देखोगे कितने शेल्स इन्वॉल्व हो रहे, KLMN। अभी तो बच्चों अभी आप ये शेल्स आप देख रहे हो, अभी आगे चल के मैं जब अफबाउ प्रिंसिपल बताऊंगी तो उसमें SPDF ऑर्बिटल्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे, तो उस समय हम पीरियोडिक ये जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की, उसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये अभी आप शेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो, जो कि एप्लीकेबल नहीं है डी ब्लॉक के लिए। जब आप अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ोगे तो डी ब्लॉक को भी मैं करवाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर, दैट इज परमाणु क्रमांक। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 13 है। नेक्स्ट स्टेप इज, इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। सो 2, 8 और 3. So K shell contains 2 electrons, L shell contains 8 electrons and M shell contains 3 electrons. So outermost shell में देखिए आप, मैंने red से denote किया है, how many electrons are there?
बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे आप या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। सो एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। सो हेयर यू कैन सी 3 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एल्यूमिनियम का जो ग्रुप हो जाएगा वो थर्ड ग्रुप होगा, या आप इसको 3A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट अस फाइंड आउट द पीरियड फॉर एल्यूमिनियम। तो आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है, और जब आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो 283 था। सो हाउ मेनी शेल्स आर इन्वॉल्व, कितने शेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, K, L एंड M, टोटल 3 शेल्स आर इन्वॉल्व। तो पीरियड जो है वो हमेशा बताता है कि कितने शेल्स का पार्टिसिपेशन हुआ है। सो हेयर यू कैन सी 3 शेल्स आर इन्वॉल्व, so period will be 3. Like this you can find out group and period of particular elements. So let us move on for the next one, nitrogen. It is very simple. Atomic number you all know that 7, electronic configuration आप निकाल लो 2 और 5. So group आपको पता है कि जितने भी electrons इसके outermost shell में that is 5. So group will be 5 because 5 valence electrons हैं, outermost shell में 5 electrons है, तो group will directly represent the valence electrons. And period you can see only 2 shells are involved, K and L shell is only involved, so its period will be 2 because period represents the number of shells. So nitrogen belongs to the second period and fifth group. Like this you can do other 2 examples by your own. You can see here in this slide I have shown you the trends in atomic radius. ये previous lecture में भी मैंने ये description आपको दिखाया था। एक रफ आइडिया आप ले लो कि एटॉमिक रेडियस अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप आओगे तो क्या होगा, और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट होगा। एटॉमिक रेडियस क्या था, न्यूक्लियस और यू कैन से द सेंटर पॉइंट, सेंटर से इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस था। मैं एक रफ लैंग्वेज बता रही हूँ। तो आप देखो अगर लिथियम के लिए देखो इसका मिड पॉइंट ये है, आप एज्यूम करो न्यूक्लियस ये है और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इतना है। सोडियम के लिए आप देखो सेंटर ये है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। देन मूव ऑन फॉर पोटेशियम, यू कैन सी दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, एंड फॉर रुबिडियम दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। सो आप कह सकते हो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो हर केस में आप देखो साइज जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे केसेस में आप ये देखोगे आगे भी जो आप ट्रेंड्स पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि कुछ रिजल्ट्स जो है वो मैच नहीं करेंगे, जो हमारी थ्योरी है उससे मैच नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है बच्चों कि आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया जाता था, रिजल्ट आने से पहले एक्सप्लेनेशन पहले हो जाता था, और जब रिजल्ट आता था बहुत टाइम लगता था, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब टाइम आता था तो रिजल्ट जो है वो आपके एक्सप्लेनेशन से थोड़ा बहुत डिफर करता था। तो इस वजह से बहुत सारे एक्सेप्शंस आए। वो एक्सेप्शंस इसीलिए आए क्योंकि एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल टॉपिक का पहले कर दिया गया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटाज आए, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका रिजल्ट काफ़ी लेट में आया, तो थोड़े बहुत अंतर जब आए तो उसको एक्सेप्शन या कॉन्ट्रडिक्शन के नाम से उसको वो कर दिया गया। तो अब आप एक कॉमन जनरल ट्रेंड देखो कि एटॉमिक रेडियस हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप घटेगा। ये क्यों होगा अभी ये आप डिस्कस करोगे। देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस या साइज जो है वो एटम का बढ़ेगा, और पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे जो रेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस या साइज एटम की डिक्रीज होगी। सो बच्चों आपने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घटेगा। अब ये क्यों होता है इसको आप अब समझो इस तरह से। लेट अस कंपेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड सोडियम। दोनों ही फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल्स को हम समझ के देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
सो यू कैन सी हियर इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ये एक एटम का स्ट्रक्चर को प्रदर्शित कर रहा है. यू कैन सी हियर इट इज़ द मिड पॉइंट, सेंटर है न्यूक्लियस, ये है नाभिक, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को कोर ऑफ द एलिमेंट भी बोलते हैं. कोर मतलब सेंटर. तो ये ब्लैक जो है वो न्यूक्लियस डिनोट कर रहा है, रेड कलर जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहा है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जस्ट पहले होते हैं. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ब्लू कलर से, दैट रिप्रेजेंट्स द संयोजी इलेक्ट्रॉन्स. हिंदी में इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, दैट विल बी रिगार्डेड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लेट अस सी द size of lithium and sodium. You can see here lithium atomic number 3 and sodium is having atomic number 11. So जब आप इसका configuration लिखोगे तो you know that it will be 2 and 1. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट विल बी 2 8 1. सो KLM 3 शेल्स विल बी इन्वॉल्व. आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लिथियम के केस में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ब्लैक से डिनोट किया गया है, और L शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं रेड कलर से इसको डिनोट किया गया है. ओके, बाह्यतम कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रेड कलर से डिनोट किया गया है. सोडियम में 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं. के सबसे अंदर न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो शेल है दैट इज K शेल, देन L एंड दिस इज M शेल. सो K शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑलरेडी आप देख रहे हो 1 and 2. L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. एंड M शेल इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के ही हैं. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 के ही हुए. अब आप ध्यान से देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि न्यूक्लियस से यानी नाभिक के सेंटर से जो भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, ये आउटर मोस्ट शेल आपका L है यहाँ पे लिथियम के केस में, और सोडियम के केस में देखो ये सेंटर है, मान लो नाभिक है, न्यूक्लियस है, और ये बाह्यतम कक्ष जो है आउटर मोस्ट शेल है दैट इज M. तो इसके बीच का डिस्टेंस ही जो होता है वो होता है एटॉमिक रेडियस. तो आप देखो, कंपेयर करो, लिथियम में जो ये एटॉमिक रेडियस है वो एज कंपेयर टू सोडियम छोटा है. आप देख रहे हो, पहला कॉज ये है कि ध्यान से देखो, लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स इन्वॉल्व हैं, K और L, बट सोडियम में 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है. तो डिस्टेंस जो बढ़ रहा है तो दैट मीन्स साइज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है. इसलिए जब आप ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हो तो सबसे पहले तो शेल्स के नंबर बढ़ते हैं. ओके, शेल्स जो है वो बढ़ते हैं, और इस वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, दूरी भी बढ़ता है, जो कि एटॉमिक रेडियस होता है. और इसी वजह से ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो शेल्स के बढ़ने की वजह से इनके साइज में या एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है. अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ये एटम का स्ट्रक्चर है. आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, जहाँ पे कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रली चार्ज होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. ये आपने पढ़ा है. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में एक साथ होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन क्या होता है, दे ऑलवेज रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ. ये हमेशा जो है सर्कुलर पाथ, यानी इनके जो पाथ होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, गोलीय पाथ में ये लगातार भ्रमण करते रहते हैं, लगातार ये घूमते रहते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. अब आप ध्यान से देखो, एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं. 2 टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग. एक फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकेंड फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स. अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षण फोर्स होगा और रिपल्सिव मीन्स प्रतिकर्षण. तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा 2 डिफरेंट चार्जेस के ऊपर लगता है. न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड. व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन. ओके, सो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा एटम में वो न्यूक्लियस और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. आकर्षण फोर्स जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनके बीच में काम करेगा.
रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण फोर्स, जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बहुत सारे देखो आप के शेल भी है, यहाँ पे एल बी शेल भी है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। So you can say two types of forces are there in the structure of atom: attractive force, which is found in the nucleus and the electrons, and repulsive force, it acts within the electrons. So let us see the factors of atomic radius along group and period. आपने पढ़ा, अब आप यहाँ से देखो ग्रुप और पीरियड में जब आप ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे थे तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी जो है वो सबसे पहले बढ़ रही थी जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे थे। सेकेंड थिंग वॉज दैट नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीज, शेल्स के नंबर भी बढ़ रहे थे। लिथियम और सोडियम के केस में आपने देखा लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स थे और जब आप नीचे गए सोडियम में तो 3 शेल्स इन्वॉल्व थे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब आप ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल जितना पास होगा, जितना एटम छोटा होगा, उनके बीच में वो अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो नज़दीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम कर रहा है वो कम होता जाएगा। ओके, सो इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे। जब पीरियड में लेफ्ट से राइट आप जाते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल्स तो सेम होते हैं। ओके, आप पीरियड में अब आप चेक करना कि पर्टिकुलर एक पीरियड को देखना तो शेल्स जो होंगे वो सेम होंगे, बट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश। न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का क्या मतलब है कि जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एक एक करके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड होगा? प्रोटॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है वो ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो जो भी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की वजह से होगा। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सक्सेसिव एक एक करके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो या नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा जो कि प्रोटॉन्स की वजह से होगा। इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस और बाह्यतम कक्ष यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे आप देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। एटॉमिक रेडियस जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो घटेगा। क्यों घटेगा मैंने बता दिया। टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में इंक्रीज होगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको देख लेना, इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से पीरियड पे इफेक्ट होता है, यानी कि आप देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर सक्सेसिवली बढ़ रहा है। लिथियम इज 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। तो जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव हो रहे हो तो आप देखो कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो पिकोमीटर में यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिया है वो किस तरीके से घट रहा है। आप देखो लिथियम के लिए अराउंड आप कह सकते हो 150 के अराउंड आ रहा है पिकोमीटर, और जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है। यू कैन से ऑलमोस्ट ये फ्लोरीन का बहुत 80-70 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखो पीरियड में किस तरीके से आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो किस तरीके से सक्सेसिव डिक्रीज होता है, साइज में कमी होती है, एटॉमिक रेडियस में कमी होती है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर सक्सेसिवली आप मूव ऑन करोगे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स सम इलेक्ट्रॉनी, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख लो। पोटेशियम आयन के लिए K+ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रोटॉन आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तीनों फंडामेंटल
पार्टिकल्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है सब्सक्रिप्शन इस तरीके से नीचे जो नंबर दिया होता है दैट इज द एटॉमिक नंबर, और वही एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जब आप निकालोगे तो 19 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप देखो एटॉमिक नंबर इज 12, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12, बट 2+ इज गिवन, मैग्नीशियम 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो 12 में से 2 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी 10। सिमिलरली आप बाकी के लिए भी करोगे तो सबके में आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सिर्फ मैग्नीशियम में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यू कैन सी हियर पोटेशियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में भी 18 है, सल्फर 2- में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और आर्गन में ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दैट इज मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है निकालने हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर आयंस में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम है, सो दैट विल बी रिगार्डेड एज सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो यू कैन सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। आप इसको देखिएगा, 3 ग्रुप्स दिया है। हमेशा याद रखना जो नंबर इस तरह नीचे दिया रहता है, सबस्क्रिप्ट में दिया रहता है, दैट इज द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो भी आयंस पे चार्ज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ाते हैं। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आप उस एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में उतना आप ऐड कर दोगे, तो आप ये पता कर सकते हो कि विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड विच वन इज नॉट। सो स्टूडेंट्स आप देखो ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल्स में। बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, समझनी है। एक क्वेश्चन है, अ कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। कैटायन जो है वो अपनी मूल परमाणु से क्यों छोटा होता है, पेरेंट एटम से जिससे वो मिला है, क्यों छोटा होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सोडियम के केस में आप देखोगे कि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 281, तो इसके पास टोटल जो है वो प्रोटॉन्स भी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ही डिनोट करता है, मैंने बताया है, प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जब किसी भी एटम या वो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे या वो गेन करे, अगर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज होगा, प्रोटॉन्स के नंबर में चेंज नहीं होगा। तो सोडियम ने अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। सो अब सोडियम आयन के पास प्रोटॉन तो सेम थे एज इन अ न्यूट्रल एटम 11 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, 1 माइनस हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। दैट मीन्स अगर कोई भी आयन होगा तो प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम होगी बट इलेक्ट्रॉन में बढ़ेगा या घटेगा। सो अ कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। यहाँ पे पेरेंट एटम क्या है? न्यूट्रल एटम है, सोडियम एटम है। क्यों कैटायन छोटा होता है? बिकॉज इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम मतलब प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। न्यूक्लियर चार्ज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कम हो जा रहा है। आयंस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। सो दैट्स वाई पेरेंट एटम इज ऑलवेज बिगर देन देयर आयन, और यू कैन से कि आयन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। यहाँ पे देखो लिथियम के केस में भी यहाँ पे दिया है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है आपका पेरेंट एटम जो मूल परमाणु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लिथियम एटम में जो पेरेंट एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 प्रोटॉन्स थे, लेकिन जब लिथियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो लिथियम आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो देखो आप जैसे आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो गई। दैट्स वाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। द नेक्स्ट assumption is that why anion is bigger than the parent atom। कैटायन जो है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, लेकिन एनायन यानी ऋणायन क्यों अपने पेरेंट एटम या मूल परमाणु से
क्यों बड़ा होता है। अब आप ध्यान से देखो, क्लोरीन के केस में क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, पेरेंट एटम है। यहाँ पे आप देखो कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जब एटम अपने एनायन में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन अमॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, यानी जो प्रतिकर्षण बल है, वो क्या होगा, वो बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घटेगा। क्लियर, इट इज़ वेरी सिंपल। ऋणायन मूल परमाणु से बड़ा है क्योंकि एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अलावा इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी परमाणु आवेश में कमी होती है। यहाँ पे भी आप देख लो किस तरीके से कैटायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से, आप देखो एनायन है क्लोराइड, वो अपने पेरेंट एटम से किस तरीके से बड़ा होता है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख लो, मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमेशा कैटायन अपने पेरेंट एटम से यानी मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है और एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम या मूल परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज भी दी हुई हैं, आप इसको देख लेना। एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट्स एटम, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घटता है। तो आप ये देख लेना कंपैरेटिव कि किस तरीके से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या इफेक्ट होता है जब हम ग्रुप में और पीरियड में मूव ऑन करते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आपको जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करिएगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम मैंने टॉपिक्स जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में अटैच किया है और जो भी आगे के क्वेश्चंस और हैं एटॉमिक रेडियाई और जो भी आपने पढ़ा है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी मैंने कंटिन्यू किया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।